राइटिंग कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कर रहे हैं। तो जो एजुकेशन में जहां आप राइटिंग में आते हैं, वहां राइटिंग में आपको बहुत तरह की चीजों में लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। और हर तरह का जो राइटिंग है, एक्सपोजिटरी में आपको अलग तरह से प्रेजेंटेशन देना है, नरेटिव में अलग तरह से देना है, डिस्क्रिप्टिव में अलग तरह से देना है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया जाएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन में अलग तरह से एक्सप्रेस करना है आपको। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन ओपन एंडेड का मतलब होता है कि आपको फ्रीडम है, व्हाट एवर यू कैन से। ये इंटरव्यू भी होता है तो ओपन एंडेड इंटरव्यू होता है। उसमें क्या होता है कि जब इंटरव्यू करने वाला बैठा हुआ है बोर्ड में और कैंडिडेट बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन सेट नहीं किया हुआ है, बना के क्वेश्चन नहीं ले गया गया है, तो ये ओपन एंडेड करता है कि वहां पर जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं, जो भी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ जो इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है वो फ्री होकर कुछ भी बोल सकता है। और कुछ जब वहां भी आपका लैंग्वेज की जरूरत है। फिर जब आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जहां क्वेश्चन बना के लेके जाया जाता है, वहां भी लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन पार्ट। दूसरा होता है एजुकेशन में लैंग्वेज का पहला हुआ कम्युनिकेशन, दूसरा हुआ कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज मतलब कॉम्पिटेंट बनना। कहाँ पर कॉम्पिटेंसी कहाँ चाहिए, जब आप पढ़ते हैं। एजुकेशन में लैंग्वेज का कॉम्पिटेंसी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे, हर समय टीचर आपके साथ आपको बैठा के कोई स्पून फीडिंग वाला नहीं होता है। आप नेट से पढ़ते हो, आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो, आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ते हो, आप कहीं भी बुक लेके पढ़ते हो। तो अगर आपका लैंग्वेज का कॉम्पिटेंसी नहीं होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होंगे लैंग्वेज को लिखने और पढ़ने में और समझने में, तो आप लैंग्वेज को ना तो यूज कर पाएंगे ना अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो लैंग्वेज को यूज करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो एजुकेशन में लैंग्वेज का अगला स्टेप, अगली जरूरत कहाँ पड़ती है, तो दक्षता हासिल करने में, कॉम्पिटेंसीज हासिल करने में। तीसरा है प्रोफिशिएंसी। रेड पेन नहीं लिख रहा है तो तीसरा है प्रोफिशिएंसी। पहला हमने बताया क्या था, पहला बताया कम्युनिकेशन, दूसरा कॉम्पिटेंसी और तीसरा प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी में क्या है कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसमें आप प्रोफिशिएंट हैं, मतलब दक्ष हैं। क्यों प्रोफिशिएंट मतलब आप सही एक्यूरेट लिख रहे हैं। प्रोफिशिएंसी में क्या होता है कि यूज ऑफ लैंग्वेज एक्यूरेटली, जहां पर जो शब्द का प्रयोग करना है उसको यूज करना। और क्या करना है कि ट्रांसफर ऑफ एनी कंप्रिहेंशन या ट्रांसफर ऑफ थॉट एक्यूरेटली। जब आप प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि आप लैंग्वेज को प्रोफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। फिर जो भी ट्रांसफर ऑफ थॉट, जो भी कहना चाह रहा है, मान लीजिए किसी लेखक, किसी कविता, किसी पोएम या किसी पोएट के विचारों को आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है, आपको एक्सप्लेन करना है गद्य को, पद्य को या प्रोज को या पोएट्री को। तो जो थॉट है उसमें, उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे एक्यूरेटली कि वो क्या कहना चाह रहा है। नहीं तो पता चला कि वो कहना कुछ और चाह रहा है, आप कुछ एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण था हम लोग के बचपन में, एक हिंदी की रहीम का दोहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब वहां लैंग्वेज का एजुकेशन का हाइट देखिए, उसमें एक्सप्लेन क्या किया था कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन आपे से बाहर हो जाए। एकदम उल्टा मतलब निकला कि नहीं? उसका मतलब तो यह है कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन शांत हो जाए, मन का जो आपा खो रहे थे वो रुक जाए, मतलब क्रोध शांत हो जाए। और यहाँ क्या बोल रहा है, मन आपे से बाहर हो जाए, क्रोधित हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि आप में प्रोफिशिएंसी नहीं है, आप लैंग्वेज को जो कहा जा रहा है उसको एग्जैक्टली नहीं समझ रहे हैं।
फिर एक और उदाहरण समझो, क्या था, नीम हकीम खतरे जान। तो उसका अर्थ लिखा हुआ था, ए हकीम तू नीम के नीचे मत जा, वहां तेरी जान को खतरा है। क्या इसका मतलब ये होता है? लेकिन अगर आपको प्रोफिशिएंसी नहीं है लैंग्वेज का तो आप इस तरह का काम कर सकते हो। नीम हकीम खतरे जान का मतलब क्या है? लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब कम ज्ञान वाले से इलाज कराना खतरे को बुलावा देना है। तो ये हुआ। तो ये प्रोफिशिएंसी एजुकेशन में जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज कहा जा रहा है उसको आप सही ढंग से कन्वे करिए, कॉम्प्रीहेंड कीजिए। कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, प्रेसी राइटिंग आता है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, कोई पैसेज दिया होता है और उसमें से क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उस पैसेज को समझकर उसका आंसर देना होता है। तो ये स्किल है, इसीलिए ये एजुकेशन में डाला गया है कि आपकी प्रोफिशिएंसी का जांच होता है उसमें। ठीक है। और चौथा है एजुकेशन में लैंग्वेज का क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस। चौथा है क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छे से लैंग्वेज पढ़े हो और लैंग्वेज को समझते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो देश है, देश तो देश, पूरा विश्व भी क्या हुआ, रिजॉइन कि आप लैंग्वेज का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, एक्यूरेसी से प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक्यूरेट यूज ऑफ लैंग्वेज मतलब सही तरीके से, सटीक तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग, और उसमें जब भी आप लैंग्वेज का यूज करेंगे तो उसमें आपका एक्यूरेसी का लेवल दिखना चाहिए। और कोई भी चीज को आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपने से लैंग्वेज के फॉर्म में, जो भी आप इंफॉर्मेशन या जो भी आप सूचना, आप जर्नलिस्ट हैं तो जो न्यूज दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो जो आंसर लिख रहे हैं, आप टीचर हैं तो जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि एक्यूरेसी का मतलब कि जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, वो आप सही से कन्वे कर पा रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन जो आता है हर एग्जाम में आजकल, कॉम्प्रीहेंशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें आपकी एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है, आपकी प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में जो सवाल आता है ना, वो सवाल उसी में से पूछा जाता है जो पैसेज दिया होता है। तो आपको वो पढ़कर अंडरस्टैंड करने की क्षमता, कितने प्रोफिशिएंट हो आप रीडिंग में एंड अंडरस्टैंडिंग में, सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस एक्यूरेटली। इसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि जो कहा जा रहा है उसको उसी रूप में समझना। तो एक उदाहरण मैंने दिया था, नीम हकीम खतरे जान। तो अगर बहुत बच्चे ऐसा भी हैं जो कि लैंग्वेज को इतने, मतलब उनका प्रोफिशिएंसी ऐसा है कि उसका अर्थ लिखते हैं, हकीम तू नीम के पेड़ के नीचे मत जा, वहां तेरी जान को खतरा है। तो इस तरह के बोलने वाले बच्चे भी होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि दे आर नॉट प्रोफिशिएंट इन देयर लैंग्वेज, दे डोंट अंडरस्टैंड एक्यूरेटली। तो उसमें क्या है कि नीम हकीम खतरे जान का मतलब भी मैं बता दूं ताकि आप लोग भी ना गलती करें। नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब कम ज्ञान जान के लिए खतरनाक होता है। उसी तरह से मैंने एक और दोहे का अर्थ भी बताया था, जिसमें कि था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इसका अर्थ होता है कि मन, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन को अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे और दूसरे को भी प्रसन्नता दे। बोली ऐसी होनी चाहिए। लेकिन लिखने वाले इसका अर्थ इस तरह से भी लिख देते हैं कि ऐसी वाणी बोली कि मन आपे से बाहर हो जाए। तो आपे से बाहर होना और आपा खोए दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। आपे से बाहर होना मतलब क्रोधित होना, ऐसी बोल दो, ऐसी बातें बोल दो कि वो गुस्से से लाल हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपा खोए मतलब शुद्ध बुद्ध खो देना, मन खुश हो जाना, इस तरह की चीजें। तो ये हुआ कि लैंग्वेज का एजुकेशन में पहला था कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम यूज करते हैं लैंग्वेज को, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ
संचार की जरूरत पड़ती है लैंग्वेज के द्वारा। तो लैंग्वेज की शिक्षा से हम ट्रेड में, टेक्नोलॉजी, मीडिया, टूर, ट्रैवल, एजुकेशन, सब चीज में यूज होता है। दूसरा था कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज में क्या था कि हम लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, कितना समझते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। तीसरा हो गया प्रोफिशिएंसी। अब चौथा है क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस। क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस इसमें क्या है, हमारा देश में तो बहुत तरह के कल्चर हैं, ठीक है, डाइवर्स कल्चर है, विविधता, विविध संस्कृतियों का देश है हमारा, डाइवर्स कल्चर्स का कंट्री है, वर्ल्ड में बहुत सारे कल्चर हैं। तो एजुकेशन, लैंग्वेज का एजुकेशन हमें क्या इनेबल करता है कि हम डिफरेंट कल्चर्स की जो भी डाइवर्सिटी है उसको समझें, उसको एप्रिसिएट करें और उसके मतलब हर कल्चर के इतिहास को जानने का अगर हमें मन है तो उसके लिए हमें उस क्षेत्र के लैंग्वेज से परिचित होना होगा। तो मल्टी लिंग्वल होना पड़ेगा या फिर ट्रांसलेट किया हुआ वर्जन को पढ़ के। तो ये क्या होता है कि हम इससे जो डाइवर्स कल्चर है उसको हम एप्रिसिएट करने के लिए भी लैंग्वेज का एजुकेशन जरूरी है। तो ये तो हो गया लैंग्वेज एंड एजुकेशन में यूज। अब हमें देखना है क्या कि लैंग्वेज एंड सिलेबस में देख के बताएं ताकि आप लोग को ये लगे कि लैंग्वेज करिकुलम में। अब आज हम देखेंगे कि लैंग्वेज करिकुलम में क्या है। तो इसमें हम कुछ कमीशंस का क्या रिकमेंडेशंस है लैंग्वेज को लेके वो संक्षेप में देखेंगे और लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस देखेंगे, नेचर देखेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मीन्स है, बात संचार का साधन है। और हम इससे क्या होता है कि जो भी सोसाइटी में जो जहां हम रहते हैं वहां आपस में जो हम बातचीत करते हैं उसका एक साधन है, मीन्स है, ठीक है। तो लैंग्वेज पहला तो हो गया कि कम्युनिकेशन का साधन है। दूसरा है कि द टूल टू कन्वे ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज रिलेटेड टू ग्रुप आइडेंटिटी। लैंग्वेज के जरिए ही हम किसी भी ग्रुप का या किसी भी परंपरा का या किसी भी मूल्यों को हम जानते हैं। अब हर जगह का ट्रेडिशन, हर जगह का, हर कल्चर का अलग होता है, हर जाति का, हर जगह मतलब कहते हैं कि हर रीजन का ट्रेडिशंस। गुजरात में अलग तरह से लोग रहते हैं, उनकी परंपराएं अलग है, उनके वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम होते हैं। ऑनेस्टी तो सब जगह एक ही जैसा वैल्यूज और उसका इम्पोर्टेंस ऐसे ही है, ट्रूथ का वैसे ही है। तो वैल्यूज तो ठीक है लेकिन ट्रेडिशंस डिफर करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशंस क्यों डिफर करते हैं, हर जगह की ट्रेडिशंस डिफर करते हैं, क्लाइमेट की वजह से, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, फिर उनका रहन सहन, उनका ग्रोथ का जो पैटर्न है। कोई बहुत जल्दी डेवलप्ड कोई एरिया है, क्योंकि जैसे पंजाब बहुत डेवलप्ड माना जाता है क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर वहाँ का बहुत एडवांस है। तो वहाँ का जो ये है रहन सहन और परंपरा और रहने खाने सब चीज का तरीका थोड़ा रिच है, वो लोग थोड़ा ज्यादा उदार हैं। आप देख रहे हो अभी कोरोना में भी हर जगह लंगर लग रहा है, इवन ऑक्सीजन का भी लंगर लग रहा है। तो वो लोग उतने रिच भी हैं और उतने उदार भी हैं। तो ये ट्रेडिशंस और वैल्यूज, उनका वैल्यूज आपने देखा होगा, कोई सरदार को बैठ के या भीख मांगते नहीं देखा होगा। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। तो ये उनके ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। तो इसको सबको समझने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। उनके गुरुओं की कहानी पढ़ो या हर कास्ट में इस तरह का है, लेकिन कुछ जैसे सिख लोग बहुत जगह पूरे वर्ल्ड में उनका उदारता और लंगर का नाम होता है। तीसरा है डिस्टिंक्टिव ह्यूमन क्वालिटी विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी एंड वोकल सिस्टम। मतलब क्या है कि जो भी ह्यूमन क्वालिटी है अलग अलग, विशिष्ट, डिस्टिंक्टिव, वो जो है वो वोकल सिस्टम या सिंबल, वोकल सिंबल भी होता है, जेस्चर्स होता है, आपके थैंक यू करने का तरीका होता है। झारखंड में जोहार बोलते हैं तो कहीं खम्मा घड़ी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग है ना,
कहीं आदाब बोलते हैं। तो ये सारा जो डिस्टिंक्टिव अलग अलग जो सिस्टम है किसी को ग्रीट करने का, किसी को थैंक्स देने का, तो ये सारा लैंग्वेज के जरिए ही होता है ना। हर किसी को आदर देना, किसी को अनादर करना भी लैंग्वेज से ही पता चलता है। आप गलत लैंग्वेज यूज करके, रफ लैंग्वेज यूज करके किसी का अनादर भी कर सकते हो, किसी का रेस्पेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ लैंग्वेज का यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब नेचर ऑफ लैंग्वेज, नेचर मतलब स्वरूप। लैंग्वेज का स्वरूप क्या है? इट इज अ सिस्टम। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ एनी सोसाइटी टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, टू ग्रीट, टू मीट, टू टॉक, जो भी करना है। सिंबल्स आर वोकल। लैंग्वेज के जो सिंबल्स होते हैं वो वोकल होते हैं, मतलब आप बोल के करते हैं। सिंबल्स जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब जो है तो ये सब वोकल है। फिर लैंग्वेज का नेचर है कि आर्बिट्ररी होता है, मतलब इसमें थोड़ा मनमानापन भी होता है, क्योंकि आप किसी को एकदम एक संयत भाषा बोलने के लिए नहीं आप बोल सकते हैं। बोलते बोलते लोगों का जीव स्लिप करता है तो वो कुछ गलत भी बोल जाते हैं। तो इट इज आर्बिट्ररी, यू कांट कंट्रोल एवरी टाइम, ओके। ऑलवेज चेंजिंग। लैंग्वेज कहते हैं ना कि हर 2-4 कोस पे भाषा बदलती है, 2 कोस पे पानी बदलता है और 4 कोस पे। आप यहीं झारखंड में ही देखो तो आप जो खोरठा बोलते हो तो धनबाद का खोरठा अलग, रांची का खोरठा अलग, थोड़ा सब में अंतर हो जाता है। कुछ शब्दों का चयन अलग हो जाता है, कुछ शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है। फिर लैंग्वेज का अगला नेचर क्या है कि ये लर्न किया जाता है, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज नहीं, लेकिन बाकी कोई भी लैंग्वेज हमें लर्न करना पड़ता है। ये बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर एक्सपीरियंस। लैंग्वेज का बहुत सारा शब्द जो है वो जो कल्चर है कॉमन उससे रिलेटेड होता है। इसलिए इंडिया में जितने तरह के लैंग्वेज होते हैं और फॉरेन में जो होता है तो वहाँ का जो कल्चर है तो दैट डिफर्स। तो आप देखते होंगे कि फॉरेन में लोग ज्यादा पोलाइट होते हैं, ठीक है, पोलाइट होते हैं, ग्रीट करते हैं। और आप जाओगे ना बाहर सड़क पे फॉरेन कंट्रीज में घूमोगे, अनजान लोग भी आपको स्माइल देते हैं। तो ये उनका तरीका है ग्रीट करने का और अच्छा जेस्चर देने का, क्या है, पॉजिटिव जेस्चर। लेकिन हमारे यहाँ कोई मुंह फेर के चल देता है, कोई गलत पता बता देता है, ये सब भी हमारे कल्चर का है। तो हर कल्चर का अलग अलग क्या होता है कि एक्सपीरियंस होता है बेस्ड ऑन। लेकिन लैंग्वेज जो होता है वो कॉमन कल्चर एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, जो कि बातचीत में काम आती है। जैसे थ्रू आउट द इंडिया वेयर कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है, साउथ में हिंदी का कम प्रचलन है, बट आपके जेस्चर्स से आप हिंदी बोलोगे भी तो वो लोग समझ लेते हैं। फिर क्या है, एवरी लैंग्वेज इज यूनिक। हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, 18-19 कितनी भाषाएं हैं। सब भाषा अपने आप में यूनिक है, कोई भाषा किसी से कम नहीं है। सबका शब्द भंडार बहुत ज्यादा है, सबका ग्रामर अपना है। तो हम जो रीजनल लैंग्वेजेस को भी यूज करते हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। उनको पढ़कर उनमें नेट क्वालिफाई करना उतना ही मुश्किल है जितना कि हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई करना मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मगही है, मैथिली है, बांग्ला है, पंजाबी है तो उसमें आसानी से हो जाएगा। वो आसान नहीं, भाषा सब एक ही लेवल की होती है, उसकी कठिनाई एक ही लेवल का डिफिकल्टी फेस करना होता है उसको लर्न करने में। अब लैंग्वेज जो है करिकुलम में क्या है कि लैंग्वेज की एबिलिटी को डेवलप करना। आखिर करिकुलम में लैंग्वेज क्यों डाला गया है? लैंग्वेज तो हम अपने आप सीख जाते हैं। व्हाट इज द नीड टू study language in schools and colleges? Why Hindi, English, Sanskrit, Urdu are included in the syllabus? And many regional languages are also there in each state. पंजाब में जाओगे तो पंजाबी पढ़नी पड़ेगी, बंगाल में जाओगे तो बांग्ला पढ़ना पड़ेगा। एक मतलब पढ़ना पड़ेगा नहीं, इट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ये सारे हर स्टेट के रीजनल लैंग्वेज अवेलेबल होते हैं, है ना। यहाँ तो बहुत सारा है, संथाली है, मुंडारी है, हो क्या क्या बहुत सारी भाषाएं हैं, तो खोरठा भी है उसमें। तो ये सारी भाषाएं आपको क्यों करना होता है? इसमें लैंग्वेज की एबिलिटी, योग्यता, भाषा की योग्यता उत्पन्न करना, विकास करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। इसीलिए
सिलेबस में डाला जाता है, करिकुलम में डाला जाता है। सिलेबस क्या है? करिकुलम का एक हिस्सा है। करिकुलम में क्या होता है? पहले करिकुलम और सिलेबस को समझ लीजिए। करिकुलम में क्या होता है? को करिकुलर एक्टिविटी भी जोड़ा जाता है। मतलब वहाँ जो करिकुलम है वहाँ सिलेबस के साथ साथ को करिकुलर, स्कॉलेस्टिक बोलते हैं सिलेबस को स्कॉलेस्टिक बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज को, जिसमें कि डांस, ड्रामा, गेम, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, सारी चीजें आती हैं जो कि कैंपस के अंदर होती हैं और क्लासरूम में पढ़ाई होती है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है? थ्रू कंट्राइव्ड एफर्ट्स ऑफ ऑल टीचर्स। तो इस तरह का लैंग्वेज एबिलिटी हम को करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा भी तो डेवलप करते हैं। हम डिबेट करते हैं, डांस करते हैं, ड्रामा करते हैं, कॉलेज में फंक्शंस करते हैं और एक्सकर्शन के लिए ले जाते हैं, कहीं भी करते हैं। तो लैंग्वेज का तो जरूरत सब जगह पड़ता है। बिना लैंग्वेज के तो ये काम नहीं चलता। इसलिए करिकुलम में लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है कि ताकि आपका लैंग्वेज सही हो और उस शब्दों का सही इस्तेमाल करें, सही ग्रामर हो, सही वाक्य विन्यास हो, सिंटैक्स उसका सही हो, उसका मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, उच्चारण सही हो, वाक्य सिमेंटिक शब्दों का अर्थ अच्छा हो, जो हमने पहले बताया था। ठीक है, तो इट एम्स टू इम्प्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब भाषा की दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या होता है? घर में पहले हम लोग कैसे बात करते हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई ध्यान नहीं रहता। हवा बहता है तो गाय आता है, इस तरह की बात करते हैं ना। बच्चे भी करते हैं, बहुत हद तक बड़े भी करते हैं। लेकिन यही भाषा क्या आप बाहर जाके स्कूल में या लोगों के साथ बोल सकते हो? जब आप हायर स्टडी के लिए जाते हो तो आपको बहुत संभल के बोलना होता है ना। तो वहां पर तो आपको ग्रामर सीखना होता है। ग्रामर का नॉलेज होगा तभी ना गाय आएगी, नहीं तो गाय आएगा। तो इसलिए लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाता है करिकुलम में। ठीक है, तो ताकि आपका उस भाषा पे तो प्रोफिशिएंसी हो ही, और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स में प्रोफिशिएंसी हो इन ऑर्डर टू एनहांस द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ टीचर्स की क्या ड्यूटी है? केवल हिंदी भाषा में, हिंदी सब्जेक्ट में ही खाली करेक्शन होगा? हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमको गलत लिखने का राइट है? नहीं ना। हम यहाँ ये कह सकते हैं आपकी मैम मैं तो फिजिक्स की हूँ, मैं तो बॉटनी की हूँ, मैं तो मैथ्स की हूँ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू राइट रॉन्ग ग्रामर ऑन द बोर्ड। आप टीचर बनने जाओगे, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे और आप अगर गलत पढ़ाओगे, अगर गलत लिखोगे, गलत बोलोगे तो क्या होगा? बच्चे वही सीखेंगे। तो लैंग्वेज में आप लोगों को सब कुछ सही लिखना, एक टीचर चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, उस या कॉमर्स का हो, कहीं लिबर्टी नहीं है कि आपको गलत लिखना आपका अधिकार है। कहीं भी आप अगर गलत लिखते हैं तो कोई बच्चा आपको टोक सकता है, कोई टीचर टोक सकता है, कोई बाहरी आदमी भी टोक सकता है, पेरेंट्स टोकेंगे अगर कॉपी में वो गलत देखेंगे। तो इसलिए पढ़ने का, लैंग्वेज का इंक्लूजन का यही उद्देश्य है। आपने आज फिजिक्स में एमएससी किया है, बीएससी में आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ा, इंटर तक तो लैंग्वेज पढ़ना था ना। तो हाउ कैन यू से कि आपको नहीं आता? आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है, वाक्य विन्यास ज्ञान नहीं है, कैसे सेंटेंस होता है, कैसे एडजेक्टिव होता है, ये पता नहीं है। क्योंकि एज ए टीचर यू आर नॉट सपोज टू टीच फिजिक्स ऑल द टाइम। आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो आपको 7 पीरियड्स क्लास लेना होगा। तो हो सकता है कि 1-2 पीरियड आपको किसी का सब्सटीट्यूशन मिल जाए, कोई टीचर एब्सेंट है तो उसके क्लास में जाना है और वहां आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, तो आप क्लास को कैसे एंगेज करेंगे? तो आपकी भाषा सही होगी तभी तो आप सही ढंग से एंगेज करेंगे, नहीं तो आपको हुट कर देगा। बड़े क्लास के बच्चे तो हुट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? इट सपोर्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड। लैंग्वेज को करिकुलम में डालने से क्या होगा कि हर बच्चे में भाषा का विकास होगा, भाषा के ज्ञान का विकास होगा। अब मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषा जो होती है उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद कहते हैं। ठीक है, होम लैंग्वेज, घर में जो हम भाषा बोलते हैं वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा बोला जाता है और वो उसके लिए बच्चे को कुछ
सिखाना नहीं पड़ता। घर की लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ग्रामर, कोई वोकेबलरी कुछ नहीं, वो सुनते बोलते सीख जाता है, गलती करते हुए भी सीख जाता है। स्कूल जाने के समय तक वो घर का लैंग्वेज अच्छे से बोल लेता है। अब स्कूल का लैंग्वेज क्या होता है कि एकेडमिक पर्पस के लिए स्कूल में लैंग्वेज होता है, करिकुलम में लैंग्वेज होता है, जो कि घर के लैंग्वेज से अलग होता है। ठीक है, वो घर के लैंग्वेज से अलग होता है, स्कूल में सिखाया जाता है। तो ये हुआ पहला लैंग्वेज जो बच्चा घर में सीखता है, वो उसकी मातृभाषा हो सकती है। अब सेकंड लैंग्वेज सीखने की बात होती है। सेकंड लैंग्वेज में क्या है कि लर्नर को जो एक लैंग्वेज सीख लेता है ना, उसको बहुत सी बातें, एक भाषा, आप घरेलू भाषा सीख लेते हो ना, तो आपको बहुत सारा चीज उसके बारे में पता चल जाता है। फिर आप क्या है, दूसरी भाषा को सीखने में आसानी होती है। इंग्लिश को सीखने में हिंदी से कैसे, आपको घरेलू भाषा से सीखने से पानी, पानी बच्चे को कहेगा पानी, अब पानी को क्या कहेंगे, वाटर। तो इस तरह से क्या होता है कि हिंदी सीखने के बाद इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है कि उसको वो ट्रांसलेट कर लेता है, या दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके उसे आसानी से सीख लेता है। और घरेलू भाषा जो है वो तो बिना सिखाए सीख लेता है। तो इसलिए लैंग्वेज क्या होता है, प्रैक्टिस, बोलचाल से लोग सीखता जाता है। डिफरेंस कहाँ पर होता है, तो साउंड में, वर्ड के स्ट्रक्चर में। तो क्या होता है कि जब हम सीखते हैं तो बच्चा तो सीख लिया, एक अपनी मातृभाषा में सीखकर उसको दूसरी भाषा में वो बोल पा रहा है, लेकिन फिर सीखने की, पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ती है, करिकुलम में इसको डालने की क्यों आवश्यकता है? बस इसीलिए कि जब वो करिकुलम में डाला जाएगा तो उसको सिखाया जाएगा कि कैसे उसका उच्चारण करना है। उच्चारण नाक से करना है, मुंह से करना है, कहाँ पर स को श बोलना है, कहाँ पर तालव्य श बोलना है, कहाँ पर दंत स बोलना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो बच्चों को सिखाई जाती है। फिर शब्द का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब तो बोलने से वो सीखता नहीं है, घरेलू भाषा से ये चीजें नहीं सीखती है। तो करिकुलम में डालने से शब्दों का विन्यास, शब्दों की बनावट, ये सारी चीजें वो सीखता है। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग मदर टंग को सीखते हैं नेचुरल प्रोसेस में, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना है। लेकिन जब हम विदेशी भाषा सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी, तो क्या होता है कि हम उसको एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम वातावरण में सीखते हैं। क्यों कृत्रिम वातावरण में सीखते हैं? क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज को जब हम क्लासरूम में यूज करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, मेहनत करके, डेलिबरेटली सीखना पड़ता है। और मदर टंग क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। अभी बताया ना, पानी को वाटर, घर को होम, कैट को, बिल्ली को कैट, ये सब हम लोग बच्चों को ऐसे ही खेल खेल में सिखाते हैं। ठीक है। तीसरा लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब हम आते हैं कमीशंस पर। ठीक है, उसके बाद तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था 1956 में। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने स्कूल बच्चों के लिए 3 भाषा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो 1956 में दिया गया था, उसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? मदर टंग, जो भी घर में भाषा बोलते हैं, फिर रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी कहाँ के लिए? नॉन हिंदी एरिया में हिंदी। लेकिन मदर टंग अगर हिंदी है, समझ लो, अगर मदर टंग बांग्ला है तब तो हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मदर टंग ही हिंदी है, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, तो दूसरा मॉडर्न लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। उसमें इंग्लिश प्लस 1 मोर इंडियन लैंग्वेज। ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज कोई भी। ठीक है। कोठारी कमीशन फिर आता है। बस थोड़ा थोड़ा बताया है मैंने। कोठारी कमीशन 1964-66 में इसने बताया था कि 1 से 5 क्लास के लिए रीजनल लैंग्वेज, प्राइमरी क्लास में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। फिर 5 से 8 क्लास, बेटर से 10th क्लास तक उसमें हिंदी या तो मदर टंग, इंग्लिश और 3rd लैंग्वेज में था कोई भी ऑप्शनल बेसिस पे हिंदी, इंग्लिश और मॉडर्न लैंग्वेज अप टू क्लास 10। रीजनल लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, वहां पर क्या है, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे साउथ में, तो वहां पर रीजनल लैंग्वेज को
में पढ़ाई करने की। 3 भाषा में क्या क्या हुआ? हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, या फिर हिंदी, इंग्लिश और कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है। अब अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी आया है, अभी इस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसमें प्रोविजन है कि मदर टंग या लोकल या रीजनल लैंग्वेज में क्लास 5 तक पढ़ाना है। मदर टंग, लोकल, रीजनल लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज नहीं। स्टैंडर्ड 5 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। और क्लास 8 तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई हो, बांग्ला में पढ़ाई हो, पंजाबी में, मराठी में, इस तरह से पढ़ाई हो। अब इसमें क्या है कि सारे स्टूडेंट्स 3 लैंग्वेज लर्न करेंगे। उसमें से 2 लैंग्वेज जो है वो इंडिया का नेटिव मातृभाषा होना चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज में 2 भाषा भारत की होनी चाहिए, एक आप फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो। ये NEP 2020 में कहा गया, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसमें क्या किया गया था कि हिंदी को मैंडेटरी कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन बाद में साउथ के तमिलनाडु ने बहुत विरोध किया, क्योंकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो फिर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है। हिंदी मैंडेटरी कर दिया गया था जहां पर कि हिंदी नहीं बोली जाती है, लेकिन इसको तमिलनाडु ने प्रोटेस्ट किया, तो ये आइडिया अब नहीं है। अब NEP में हिंदी मैंडेटरी नहीं है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज को अब क्या कर दिया गया है कि स्टेट पे छोड़ दिया गया है। स्टेट जो लैंग्वेज चाहेगा वो पढ़ाएगा और स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका करिकुलम में लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस, ये इंक्लूजन जो अलग अलग कमीशन ने आपको बताया। अब लैंग्वेज को करिकुलम में डालने का इम्पोर्टेंस क्या है कि लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल से ज्यादा है। केवल बातचीत का माध्यम नहीं न है, केवल बातचीत भी करते हैं हम, लैंग्वेज के जरिए देश विदेश के लोगों के, थिंकर्स के, एजुकेशनिस्ट के, साइंटिस्ट के बुक्स को पढ़ते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं, उनके थॉट को जानते हैं। हमारा माइंड ब्रॉड होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, हमारे में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। तो इसलिए लैंग्वेज केवल संचार का माध्यम नहीं है, लैंग्वेज का एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, ब्रॉड है। फिर क्या है, इट इज लिंक टू थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की प्रक्रिया से जुड़ा है, और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। मतलब किसी चीज को पढ़ना, समझना और उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना ये लैंग्वेज की नॉलेज से ही संभव है। ये मेंटल एक्टिविटीज जितनी है आपकी, उसको सपोर्ट करता है। आप किसी भाषा में सोचते हैं, किसी भाषा में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो आपका जो भी मेंटल फैकल्टीज सब डेवलप होता है, आर्ट साइंस जितनी तरह की चीजें माइंड में, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों साइड में जो डेवलप होता है, वो सबको किससे सपोर्ट मिलता है, लैंग्वेज से सपोर्ट मिलता है। ये स्टूडेंट्स को एकेडमिक सेटिंग में अच्छा करने में मदद करता है। ठीक है। तो अब हमारा सवाल है कि हमारे करिकुलम में मदर टंग का जो इंक्लूजन है प्राइमरी लेवल में, क्यों, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना, लैंग्वेज की शिक्षा देकर उनका सही उच्चारण करवाना, उनके शब्दकोश को बढ़ाना और वर्ड पावर को बढ़ाना, वोकेबलरी और वर्ड पावर बढ़ाना, उनके ओपिनियन में क्लैरिटी लाना। ठीक है। इंक्रीज इन रीडिंग स्पीड, अगर लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है करिकुलम में तो उससे उनके पढ़ने की गति बढ़ेगी, वो किताब को पढ़ पाएंगे, पढ़ने को जल्दी पढ़ पाएंगे लैंग्वेज के ज्ञान से। स्क्रिप्ट का, लिपि का उनको सही ज्ञान होगा कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है और इस लिपि में क्या क्या चीजें हैं। उनकी हैंड राइटिंग बढ़ेगी रीडिंग से, नॉलेज से। फिर वो एक्सप्रेस अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी, रीडिंग हैबिट बढ़ेगा, पढ़ने की आदत बढ़ेगी, सेंटेंस बना पाएंगे। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए है ये फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लामेशन, जितना तरह का साइन है और सिंबल है उसको वो प्रयोग कर पाएंगे। और लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट है एटिकेट।
वो लैंग्वेज का एटिकेट सीखेंगे, मतलब किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है कि आपका एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा हो, आप जहीन माने जाए, आप गुड मैनर्ड माने जाए। तो ये एटिकेट सिखाता है करिकुलम में। लैंग्वेज को डालने से ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग कैसे होता है। छोटे बच्चे क्लास 1 में क्या होता है, उनको छोटी कहानियां, बातचीत, अल्फाबेट, नर्सरी राइम से उनको लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद उनको राइटिंग, अल्फाबेट लिखने के लिए कहा जाता है। फिर दूसरे क्लास में जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है उसमें फिर उनको बर्ड्स, एनिमल्स के बारे में बताना। तो वो जो एक्सप्रेस करते हैं उसमें वो जो शब्दों का चयन करते हैं तो वो उनका एक्सप्रेशन और बोलने की शक्ति बढ़ती है। शब्दों को पढ़ना सीखते हैं, फिर वो रोज के अनुभव को शेयर करते हैं, कहानियां सुनते हैं और उनको कहानियों को सुनकर फिर से सुनाते हैं। तो इससे उनके लैंग्वेज को ग्रैस्प करने का पावर बढ़ता है। वो डिक्टेशन लिखते हैं तो वो शुद्ध लिखना सीखते हैं, फ्रेज और मुहावरों का प्रयोग करना सीखते हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग, शब्द बनाना, चिट्ठियां लिखना और अपने विचार, ओरिजिनल विचार प्रकट करना। किसी की किताब को पढ़कर उसको न हूबहू बताकर अपने विचार देना सीखते हैं। वो स्टोरी टेलिंग, ड्रामा करना, फिर साइलेंट या लाउड रीडिंग करते हैं, मन ही मन भी पढ़ते हैं, जोर से भी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें सीखते हैं। लैंग्वेज को इंक्लूजन करने से क्या क्या चीजें होंगी ये हम देख रहे हैं। फिर वो लंबे लंबे एसेज देखते हैं, लिखते हैं। फिर कल्पना शक्ति का विकास होता है तो वो अपनी कल्पना से कहानियां, कविता, इस तरह की चीजें लिखते हैं। फिर वो रेफरेंस बुक्स को पढ़ते हैं, बाहर की किताबों को पढ़ते हैं। फिर ग्रामर, उनकी राइटिंग, फिर वो ग्रामर पर ध्यान देते हैं, करेक्ट राइटिंग लिखते हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। अपने व्यूज, ओपिनियन को यूज करते हैं, शब्दों के अलंकार और मेटाफर ये सारे प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लैंग्वेज को जब हम करिकुलम में क्यों इंक्लूड किया जाता है, इस सब का ये रीजन है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और लैंग्वेज का तो हम लोग ये दो चीज और है आपका, एक है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड लर्निंग ए लैंग्वेज। तो उसमें लर्निंग थ्रू लैंग्वेज क्या है कि यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज बच्चे से जन्म से सीखना शुरू कर देते हैं तो वो घर के माहौल से सीखने लगते हैं, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज हो जाता है। और वो जो है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज जो होता है, जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं, जिंदगी भर हम खुद को सुधारते रहते हैं। यहाँ गलत हो गया, ये शब्द गलत बोल दिया, ये शब्दों का चयन गलत हो गया, तो उसको हम सुधारते रहते हैं। और कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, वर्ल्ड सारे के द्वारा। तो लैंग्वेज थ्रू, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज में हम क्या क्या करते हैं, बोलना, चलना, आपसी व्यवहार करना, आपस में व्यूज शेयर करना, लोगों से मिलना, वर्ल्ड से रिलेशन बनाना। तो ये एक क्या है, लर्निंग जो है ना, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज जो है ये क्या है, व्हीकल ऑफ एजुकेशन है। व्हीकल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये शिक्षा का व्हीकल है, एजुकेशनल डेवलपमेंट, व्हीकल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट और नॉलेज को ज्ञान करने का तरीका, ज्ञात करने का। तो लैंग्वेज थ्रू लर्निंग थ्रू लैंग्वेज क्या हुआ, बोलचाल सीखना, बातचीत करना, व्यूज एक्सप्रेस करना, लोगों से मिलना जुलना, बातों को और विचारों का आदान प्रदान करना, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, ये सारा चीज जो हम करते हैं लैंग्वेज के जरिए, वो लैंग्वेज थ्रू, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज होता है। और दूसरा था लर्निंग ए लैंग्वेज। लर्निंग ए लैंग्वेज में क्या होता है कि हम क्या क्या करते हैं, लर्निंग, जब हम लैंग्वेज लर्न करते हैं तो क्या होता है, पहला लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, ये मैंने बताया था, चार्ट बना के बताया था, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग और रीडिंग एंड रीडिंग। ये चार चीजें हैं, चार स्टेप्स हैं लैंग्वेज को लर्न करने का। जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो ये चार स्टेप्स से हम सीखते हैं और
इसमें क्या होता है, हम कभी कभी नया अल्फाबेट भी सीखते हैं। कब नया अल्फाबेट सीखते हैं? क्या जरूरत है? हम तो ABCD सीख लिए, क ख ग घ सीख लिए, अब हमको नया अल्फाबेट सीखने की जरूरत है। जब हम उर्दू पढ़ने जाएंगे तो हमें नया अल्फाबेट सीखना होगा, जब हम फ्रेंच पढ़ने जाएंगे तो नया अल्फाबेट सीखना होगा, जर्मन। तो जब हम दूसरी भाषा को पढ़ने जाएंगे तो हम उनका नया अल्फाबेट सीखते हैं, नया राइटिंग फॉर्मेट, उनके लिखने का फॉर्मेट अलग होता है। तो हम जब भी किसी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो हमें क्या क्या चीज जानना होता है? उसका साउंड सिस्टम, ठीक है, उसका मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये सारी चीजों को हमें जानना होता है। तभी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं या जानते हैं। उसका ग्रामर, उसका वोकैबुलरी, फिर उसका एक्सरसाइज, मतलब उसको प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो उसका प्रैक्टिस कैसे करते हैं? बोलकर, लिखकर और अभिव्यक्त कर। तो ये हुआ आपका लर्निंग लैंग्वेज और लर्निंग थ्रू लैंग्वेज हो गया। ये दोनों चीज में अंतर आपको क्लियर हो गया। और इस पे हम ये मटेरियल भेज देंगे। तो लर्निंग थ्रू लैंग्वेज भी हो गया, लर्निंग लैंग्वेज। तो इस तरह से ये यूनिट हमारा आज खत्म हो गया। अब दूसरा है हमारा क्लासरूम प्रैक्टिस एंड पॉसिबिलिटीज, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर